नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी भर्ती में। दोस्तों आज का टॉपिक है संबंध बोधक अव्यय का। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से समझेंगे संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम या अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं। ठीक है, लाइन को पकड़िए, शब्द को पकड़िए, उन्हें जो है संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समझ गए? संज्ञा सर्वनाम, याद रखिए, संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आपको मैंने बता दिया संज्ञा सर्वनाम अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, तो फिर ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपको संज्ञा सर्वनाम वाली वीडियोस पहले देख लेनी चाहिए, जो लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, चलिए, जैसे विद्यालय के सामने बगीचा है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। विद्यालय इसमें क्या है? विद्यालय का बगीचा के साथ संबंध है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल में ये मैंने लिया हुआ है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले आप संज्ञा पढ़े हो, सर्वनाम पढ़े हो या ना पढ़े हो, फिर भी और समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदी व्याकरण पढ़ना है तो शुरू से आप लोग संज्ञा से स्टार्ट करें, सब कुछ समझ में आ जाएगा हिंदी व्याकरण में। यही चीज़ आपको इंग्लिश में भी मिलेगा जो हिंदी में यहाँ पढ़ रहे हो। ठीक, तो विद्यालय के सामने बगीचा है, विद्यालय का बगीचा के साथ संबंध के सामने। ठीक है, ये सारी चीज़ें संबंध है, के सामने जो है संबंध है, आपस में संबंध है। ठीक है, के सामने विद्यालय का बगीचा के साथ संबंध है, के सामने। ठीक है, ये सारे के सारे जो संबंध बोधक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ संबंध बोधक का, कि जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि का जहाँ शब्द का बोध हो वहाँ हमारा संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है संबंध बोधक अव्यय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है संबंध बोधक के भेद। इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। टोटल 12 हैं हमारे संबंध बोधक के भेद। ये समझ लिए संबंध बोधक कंप्लीट, यही चलेगी टोटल 12 स्लाइड्स। ठीक है, पहला है स्थानवाचक, दूसरा है दिशा बोधक, तीसरा है कालवाचक, चौथा है साधनवाचक, पांचवा है कारणवाचक, छठवां है सीमावाचक, सातवां है विरोध सूचक, आठवां है समता सूचक, नौवां है हेतुवाचक, 10वां है सहचर सूचक, और 11वां है विषयवाचक, और 12वां है संग्रहवाचक। तो संबंध बोधक के टोटल 12 भेद हैं। एक एक करके इनको हम देखते हैं। स्थानवाचक संबंध बोधक को, ठीक है, जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। सिंपल शब्दों में, जैसे नाम है यहाँ पे स्थानवाचक, तो जो अव्यय स्थानवाचक का जो है बोध कराते हैं वो हमारा स्थानवाचक संबंध बोधक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ, बाहर, भीतर ये स्थान है, ऊपर, नीचे, बीच, आगे, पीछे, सामने, निकट, ये सारे के सारे क्या स्थानवाचक का बोध करा रहे हैं। जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है, ठीक है, तो के सामने ये क्या है, वो आपस में संबंध बोधक वाला नहीं है। ठीक है, मेरे घर के सामने बगीचा है तो कोई स्थान है वहाँ पे बगीचा है। ठीक है, तो ये हमारा स्थानवाचक संबंध बोधक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिशावाचक संबंध बोधक। सिंपल सा आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप परिभाषा पे जाएं, ये चीज़ें जाएं तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आपको मेन कीवर्ड्स को लेके आता हूँ, जो कीवर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो दिशावाचक संबंध बोधक में हमारा होता है जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं। शब्द और दिशा याद रखें, जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पर निकट, समीप, और यानी दिशा की बात हो रही है, सामने, तरफ, प्रति आते हैं, वहाँ पर हमारा क्या है, दिशावाचक संबंध बोधक होता है। जैसे परिवार की तरफ देखो कि कितने
भले हैं, दिशा की बात कर रहा है, दिखा रहा है, किसी तरफ की बात दिखा रहा है ना, किसी तरफ और करके इशारा करके दिशा की बात करके, परिवार की तरफ देखो, आप देखोगे तो दिशा की तरफ ही देखोगे, है ना, कितने भले आदमी हैं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, दिशावाचक संबंध बोधक हो गए। अब आते हैं कालवाचक संबंध बोधक। कालवाचक में क्या होता है, जिन अव्यय से समय का पता चलता है। हेडिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है कालवाचक। काल समय, टेंस, है ना, वही चीज़ बोलते हैं कि जो आप यहाँ पे हिंदी व्याकरण अच्छे से समझोगे वहाँ पे भी हिंदी में अर्थ यही निकलने वाला है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ आपको, व्याकरण अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपका व्याकरण बहुत मजबूत हो जाएगा, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो जिन अव्यय से समय का पता चलता है उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं, जहाँ पर पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत, ये क्या है, हमारे कालवाचक है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, समय का जो है पता चल रहा है, तो कालवाचक संबंध बोधक कहलाता है ये सारी चीज़ें। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, राम के बाद यहाँ पे देख रहे हैं बाद, यहाँ पे क्या हो रहा है, समय का पता चल रहा है, कोई अवतार नहीं हुआ, तो ये हमारा कालवाचक जो है संबंध बोधक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा साधनवाचक संबंध बोधक। साधनवाचक में जो अव्यय शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं, साधन का, उन्हें साधनवाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं, जहाँ पर निमित्त, द्वारा, जरिए, सहा, माध्यम, मार्फत आते हैं, वहाँ पे साधनवाचक संबंध बोध होता है। जैसे वह मित्र के सहारे ही पास, वह जो है मित्र के सहारे ही पास हो जाता, तो यहाँ पे सहारे ही यानी किसी चीज़ का एक तरह से मेल मिलाप हो रहा है ना, मानी साधन के द्वारा, अगर वो ये साधन नहीं होता तो आप पास नहीं हो पाते, तो वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता, ठीक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा साधनवाचक संबंध बोधक हो गए। ठीक है, अब आता है कारणवाचक संबंध बोधक। कारणवाचक में हो गया जो अव्यय शब्द किसी कारण का बोध कराते हैं उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे जहाँ पर कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आते हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, कारणवाचक जो है संबंध बोधक होता है। इसमें ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे कारण का बोध हो, एक तरह से कह सकते हैं, वह कारणवाचक संबंध बोधक कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा है, समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीमावाचक संबंध बोधक। अब देखिए सीमावाचक संबंध बोधक में क्या होता है, जो अव्यय शब्द सीमा का बोध कराते हैं उन्हें सीमावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे जहाँ पर होता है तक, पर्यंत, भर, मात्रा आते हैं, वहाँ पर सीमावाचक संबंध बोधक होता है। जैसे समुद्र, पर्यंत, यह पृथ्वी तुम्हारी है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सीमावाचक संबंध बोधक। ज़्यादा आपको, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा आपको इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ लिए, बस इतना ही काफ़ी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है विरोध सूचक संबंध बोधक। विरोध सूचक संबंध बोधक में क्या होता है, जो अव्यय शब्द प्रतिकूल या विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोध सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे उल्टे, यानी ये समझ लो कि प्रतिकूल, समझ रहे, विपरीत, प्रतिकूल या विरोध का बोध हो, वो हमारे विरोध सूचक संबंध बोधक होते हैं। उल्टे हो गए, विरुद्ध हो गए, प्रतिकल हो गए, है ना, प्रतिकल लिखा हुआ है, प्रतिकूल होना चाहिए, विपरीत हो गए, यहाँ पे हमारा क्या होगा, संबंध बोधक होता है। ठीक है, जैसे आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं, तो ये क्या है, विरुद्ध, ये हमारा क्या है, विरोध सूचक संबंध बोधक है। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, समता सूचक संबंध बोधक। समता सूचक संबंध बोधक में क्या होता है, जो अव्यय शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ पर अनुसार, सामान्य, तुल्य, तरह, सदृश, समान, जैसा, वैसा आते हैं, वहाँ पर जो है हमारा क्या होता है, समतावाचक संबंध बोधक होता है। जैसे मानसी के समान मीरा भी सुंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा समतावाचक जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मानसी के समान। ठीक है, जहाँ पर अनुसार, सामान्य, तुल्य, तरह, सदृश, समान, ये सब जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे समता सूचक। तो यहाँ पे क्या है,
समान है, उसके समान है, तो मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है, समता सूचक कहलाते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो समता सूचक संबंध बोधक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है हेतुवाचक संबंध बोधक। हेतुवाचक में बहुत छोटा सा है। ठीक है, इसको देख लीजिए, जहाँ पर रहित अथवा सिवा अतिरिक्त आते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा हेतुवाचक संबंध बोधक। ये ट्रिक है, समझो एक तरह से जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ट्रिक हैं। डेफिनेशन में जाओगे बहुत बड़े बड़े पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो ये सोचना है जहाँ पे अथवा है, सिवा है, अतिरिक्त है, ये सारे के सारे जो हमारा हेतु सूचक, आपको समझ होगा। हेतु आप लगाते हुए ना हिंदू में हिंदी में लिखते हुए हेतु, ये तो अथवा अतिरिक्त यही शब्द होता है, ये आते हैं हमारा हेतुवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, सहचर सूचक संबंध बोधक। सहचर सूचक संबंध बोधक क्या होता है? जहाँ पर समेत, संग, साथ, ठीक है, वहाँ पर जो है सहचर सूचक जो है संबंध बोधक होता है। सिंपल सा, जहाँ पे देखिए आपको समेत, संग, साथ, जैसे सहचर से ही मालूम चला गया एक साथ लेके, है ना, तो ये शब्द आए, वहाँ पे हमारा सहचर सूचक संबंध बोधक कहलाता है। ठीक है, अब आता है विषयवाचक संबंध बोधक। विषयवाचक में जहाँ पर विषय, बाबत, लेख आते हैं, वहाँ पर जो हमारा विषयवाचक संबंध होगा, विषय की बात जहाँ पे की जाएगी वहाँ पे हमारा विषयवाचक संबंध बोधक कहलाता है। ठीक है, अब आता है संग्रहवाचक संबंध बोधक। संग्रहवाचक में जहाँ पर समेत, भर, संग्रह, समझ गए ना, संग्रह, जहाँ पर समेत, भर तक आते हैं वहाँ पे संग्रहवाचक जो है संबंध बोधक होता है। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए संबंध बोधक के भेद जो होते हैं, जो हमारा संबंध बोधक के भेद हैं 3 हैं। कौन सा है? सविभक्ति संबंध बोधक और निर्विभक्ति संबंध बोधक और उभय विभक्ति संबंध बोधक। ठीक है, इन तीनों को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सविभक्ति संबंध बोधक। सविभक्ति संबंध बोधक में क्या होता है? जो शब्द भक्त के साथ संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं उन्हें सविभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, समीप, दूर, और, पहले, पास आदि। तो आगे, घर के आगे, ठीक है, समझ गए, ये क्या कर रहा है? जो शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं उन्हें सविभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम आपको बता दिया, जैसे आगे में घर के आगे, पीछे में राम के पीछे, एग्जाम्पल में, समीप में क्या लगा सकते हैं? स्कूल के समीप, दूर में नगर के दूर, नगर से दूर, और में उत्तर की ओर, पहले में लक्ष्मण से पहले, पास में राम के पास। तो ये हमारे सारे के सारे जो है सविभक्ति संबंध बोधक हो गए। नेक्स्ट हमारा है निर्विभक्ति संबंध बोधक। जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद आते हैं उन्हें निर्विभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। जैसे भर, तक, समेत, पर्यंत, सहित, इन सब का भी आप देख लीजिए क्या अर्थ निकल रहा है। भर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सारी चीज़ें नहीं देखे हैं, वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। डायरेक्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो भर में क्या होता है कि वह रात भर घूम रहा है, यहाँ पे ये शब्द बन रहा है, तो ये क्या हमारा निर्विभक्ति संबंध बोधक। तक में क्या होता है? शब्द बनेगा, पूरी लाइन, वाक्य, वह सुबह तक लौट आया। समेत में वह बाल बच्चों समेत यहाँ आया। ठीक है, पर्यंत में वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा। सहित में वह परिवार सहित विवाह में आया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है हमारे निर्विभक्तिक संबंध बोधक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उभयभक्ति संबंध बोधक। उभयभक्ति संबंध बोधक में हमारा जिन शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है उसे उभयभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। तो जो शब्द का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाए, जैसे द्वारा, दोनों प्रकार के, रहित, बिना, अनुसार आदि आए, उसे उभय विभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। जिस द्वारा में क्या है? दोनों प्रकार से किया जा रहा है ना, शब्दों का प्रयोग। जैसे पत्र के द्वारा यानी पत्र द्वारा, रहित में गुड़ रहित, गुड़ के रहित, है ना, बिना में धन के बिना, मतलब धन बिना, अनुसार में रीति के अनुसार यानी रीति अनुसार। ये सारे के सारे जो हमारे उभय विभक्ति संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, अब रूप के आधार पर संबंध बोधक के भेद देख लेते हैं। तो रूप के आधार पर संबंध बोधक के भेद जो हैं मूल रूप से 2 हैं,
पहला है मूल संबंध बोधक, दूसरा है हमारा यौगिक संबंध बोधक। इसको भी फटाक से देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो जो शब्द अन्य शब्दों से योग नहीं बनाते बल्कि मूल रूप में रहते हैं उन्हें मूल संबंध बोधक कहते हैं। समझ गए? जो मूल रूप में रहते हैं, अन्य शब्दों से योग नहीं बनाते, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक, मूल संबंध बोधक। जैसे जहाँ पर बिना, समेत, तक आते हैं वहाँ पर मूल संबंध बोधक हो गया। सिंपल सा है, ठीक है। यौगिक संबंध बोधक में जो अव्यय शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंध बोधक कहते हैं। समझ गए? जैसे में पर्यंत है, तो पर्यंत में क्या है? परि प्लस अंत धन, यानी परिधन अंत बराबर पर्यंत। तो जो शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि के योग से बनते हों, ठीक है, उन्हें जो है यौगिक संबंध बोधक कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, आज का जो है पूरा टॉपिक बड़ा डीप में आपको समझने को मैंने आपको प्रयास किया है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, एक बार देख लेंगे ना। देखिए, अगर देखा जाए ना तो एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा सा दिमाग में एक आइडिया हो जाए। किसी को सारी चीज़ें इतना याद नहीं होती हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब आप समझे रहोगे ना तो समझ जाओगे पूरी अच्छी तरीके से कि अच्छा ये वाला व्याकरण में ये वाली चीज़ें जो है। तो इसलिए हर एक के भेद मैंने आपके बताए, एग्जाम्पल सहित और ट्रिकी सहित बताया। डेफिनेशन पूरा देने की कोशिश नहीं की, वाक्य में जो चीज़ें लास्ट में आता है उसके हिसाब से पूरा समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। पूरी हिंदी व्याकरण की पूरी सीरीज चल रही है दोस्तों इस वीडियो जो है चैनल पे। तो आप जो है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे क्वीज़, करंट अफेयर, PDF ये सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।